तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का सिविक्स। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ पे हम लोग चालू करेंगे विविधता से। ठीक है, तो विविधता का मतलब होता है कि जैसे मेरा कलर कोई और होगा, आपका कलर कोई और होगा। मतलब विभिन्न प्रकार के लोग हैं जिनके विभिन्न पसंद होंगे, मतलब हाँ सबका अलग अलग पसंद होगा। ठीक है, तो हम लोग अब चालू करते हैं यहाँ से पढ़ना। आपकी उम्र के 3 बच्चे ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। ठीक है, ये चित्र देख रहे हैं, तो ये आपकी उम्र के 3 बच्चे ने मिलकर चित्र बनाए हैं। ठीक है, खाली बॉक्स में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र अन्य 3 चित्र जैसा ही है? हो सकता है कि आपका चित्र इन 3 से बहुत भिन्न हो, जैसे कि यह तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारा रंग रूप खान पान में भी भिन्नता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि आप इन 3 चित्रों के देखते हुए एक और अपना चित्र बनाइए और मिलाइए कि क्या आपका चित्र इन तीनों चित्र से मिलता है। तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, क्योंकि सबका अपना अपना अलग कला होता है चित्रकारी करने का। ठीक है, तो जैसे कि और यहाँ पे लिखा हुआ जिस तरह, या देख सकते हो, जिस तरह हमारी चित्रकारिता में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रंग रूप में और खान पान में भी भिन्नता होती है। तो कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति का अलग अलग खाने पीने का पसंद होता है, रंग रूप होता है। कोई काला होता है तो कोई गोरा होता है, तो कोई चाइनीज़ फूड पसंद करता है, तो कोई अपना चावल दाल ज़्यादा खाता है। तो मतलब यही बोला गया यहाँ पे कि हर एक व्यक्ति में अपना अलग अलग चॉइस होता है। ठीक है, तब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। अपने बारे में निम्नलिखित जानकारियाँ दीजिए। बाहर जाते समय मैं अच्छा पहनना पसंद करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से भर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पढ़िए। अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों के जवाब एक जैसे हैं। आप जो भी जवाब देंगे तो आप पता करिए कि आपका और किसी और का जवाब कितना मिलते जुलते हैं। ठीक है, क्या कक्षा में ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हुबहू मिलती है? शायद नहीं। हालांकि ऐसा होगा कि कोई साथी के कुछ जवाब आपके जवाब से मिलते जुलते होंगे। कि कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिला के कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपने साथियों की तरह बिल्कुल अलग हैं। कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे देखिए जो भी है। ठीक है, मैं घर में फ़ोन पर बात करती हूँ, चाहे जो भी हो। मेरा पसंदीदा खेल क्रिकेट है। तो जैसे मैं क्रिकेट बोल रहा हूँ तो कोई और अब वॉलीबॉल बोल सकता है, कोई बैडमिंटन बोल सकता है, कोई कुछ और बोल सकता है। तो यही कहा गया है कि मतलब आप एक सूची बनाइए और सूची बना के पता करिए कि क्या जिस आप क्लास में पढ़ते हो, और पता करिए कि क्या वो सारे बच्चे का पसंद एक ही है, किसका मिलता जुलता है, किसका कितना मिलता जुलता है। तो आपको पता चलेगा कि सभी का पसंद एक दूसरे से बहुत अलग है। कुछ कुछ ऐसा है जो मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे जो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, दोस्ती करना। ठीक है, क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए कहानी पढ़े और इसके बारे में सोचे। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि दोस्ती करना, क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आसान है जो आपसे भिन्न है? जैसे कि मेरा कुछ और पसंद है, आपका कुछ और पसंद है, तो क्या ऐसे लोगों से दोस्ती करना अच्छा होता है? तो इसके बारे में एक कहानी है जो अब हम पढ़ेंगे। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। ठीक है, मैंने इसे एक मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। ठीक है, मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता था, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्ला कर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। ठीक है, हिंदी का अखबार मांगा।
मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों? तुमने क्या सोचा? वह रुका। पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी भी पढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बच्चा मिलता है, ठीक है, जो अखबार बेचते रहता है। ठीक है, चिल्ला चिल्ला के अखबार बेचते रहता है। इस कहानी का कहने का मतलब यही है कि एक बच्चा मिलता है जो अखबार बेचते रहता है चिल्ला चिल्ला के, और एक साइकिल से एक और बच्चा आता है जो वहाँ पे देखता है कि मतलब उसको बोलने भी नहीं आ रहा है अखबार बेचना, उसको टूटा फूटा लाइन बोल रहा है। ठीक है, टूटा फूटा लाइन बोल रहा है, और एक आता है और बोलता है कि मुझे हिंदी का अखबार दो। जो साइकिल से आता है वो बोलता है कि मुझे हिंदी का अखबार दो। तो वो देख के शौक हो जाता है कि क्या आपको हिंदी भी बोलने आती है? तो वो बोलता है, हाँ, क्यों नहीं आएगा? तो आप तो देखने में बड़ा अंग्रेज़ लगते हो। तो उन्होंने बोला, ऐसा क्यों? तो वो बोला कि नहीं, हमें लगा कि आप शायद हिंदी में बहुत ज़्यादा इंग्लिश पढ़े लिखे हो। तो वहाँ पे यही कहा गया। और फिर बाद में मैं हिंदी भी, उसने जवाब दिया, जिसने साइकिल से था उसने जवाब दिया कि मैं हिंदी भी बोल सकता हूँ और मैं इंग्लिश भी पढ़ सकता हूँ, और मैं हिंदी लिख भी सकता हूँ और इंग्लिश बोल भी सकता हूँ। ठीक है, मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ ही हिंदी पढ़ी है। ठीक है, यहाँ तक की कहानी यही रही। उसने पूछा, ठीक है, सब्जेक्ट, उसने पूछा, अब जो कभी स्कूल नहीं गया हो उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है? क्या कुछ क्या कुछ होता है? मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियाँ के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ा दिया। ठीक है, जो एक अखबार बेचने वाला था उसने पूछा कि सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो वो बोला कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो साइकिल वाला था वो सोच रहा है कि जब पढ़ा लिखा नहीं है मैं उसे कैसे समझाऊं कि सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए सब्जेक्ट क्या चीज़ है? फिर से उसने पूछा कि अच्छा बताइए सब्जेक्ट क्या चीज़ है। ठीक है, दूसरा दिन जब वो मिला तो उसने फिर से पूछा कि अच्छा भैया ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? अंग्रेजी का शब्द उसकी जबान पर अजीब लग रहा था। देखो, कहने का मतलब है कि अंग्रेजी जो वो पढ़ा लिखा तो है नहीं, तो उसके ज़बान पे अंग्रेजी का शब्द बहुत अजीब लग रहा था। ठीक है, ऐसा जैसे कि कभी कभी इंसान, हम लोग जैसे कि बंगाली बोलेंगे तो हम लोग को थोड़ा सा अजीब लगेगा ना, क्योंकि हम लोग तो बिहारी हैं, तो थोड़ा हिंदी और भोजपुरी बोल लेते हैं। अब कैसे बंगाली बोलेंगे तो थोड़ा बंगाली लोग को अजीब लगेगा कि ये कैसे बोल रहा है, ऐसे नहीं बोला जाता है, इसीलिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग ने कभी वो भाषा को जाना ही नहीं है। वैसे ही इंग्लिश इसने पढ़ा ही नहीं है कभी, तो वो सब्जेक्ट बोल नहीं पा रहा सही से, तो वही अजीब लग रहा है। ठीक है, ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का दूसरा अर्थ है प्रजा। उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा था। ठीक है, ओह ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी इससे मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा और कहा, पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी लेकिन अब मैं अकेला ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी भी माँ कहाँ है? उसने पूछा, साइकिल वाले ने पूछा, अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा, पर अब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, मैं मेरठ में है, सॉरी,
वह मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए अब मेरा नाम पूछा। ठीक है, एक का नाम समीर था जो अखबार बेचता था और दूसरा ने उससे नाम पूछा, आपका नाम, जो अखबार बेचता था उसने पूछा। यह तो बड़ा आश्चर्य की बात थी, मेरी साइकिल डगमगाई गई। मेरा नाम भी समीर था, साइकिल वाला का भी नाम समीर ही था। मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम से चकमका उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है कि समीर का अर्थ हवा, पवन, पवन पुत्र। समीर का अर्थ हवा, पवन और पवन पुत्र कौन है जानते हो? ना, हनुमान। ना कहने का मतलब हनुमान। ठीक है, तो समीर का अर्थ यहाँ पे क्या हुआ आप लोग देख सकते हो। समीर का अर्थ हुआ हवा। ठीक है, समीर का अर्थ हुआ हवा और फिर क्या हुआ? पवन। ठीक है, हवा और पवन देख सकते हो यहाँ पे ये चीज़ आप लोग को याद करना है। यहाँ पे समीर का अर्थ हुआ हवा और पवन और फिर पवन पुत्र और टोटल को मिला के क्या हुआ? हनुमान। ठीक है, हनुमान याद रखना। तो अब से समीर एक और समीर दो। ठीक है, समीर एक वो था जो अखबार बेचता था और समीर दो था वो जो साइकिल से मतलब बहुत पढ़ा लिखा था। ठीक है, उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है। मैंने जवाब दिया और अपना हाथ बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर। तो उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था पर उसके हाथ की गर्माहट अब भी महसूस कर रहा था। ठीक है, अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई थी। उसने कहा, वहाँ दंगे में बहुत सारे लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू ही किया था कि मैंने शुरू ही सॉरी मैंने शुरू किया ही था। मैं मुसलमान समीर हूँ, वह बोल पड़ा। ठीक है, जो अखबार बेचता था वह बोला कि शुरू करते ही मतलब जैसे ही पेपर में अखबार में उसने हेडलाइन पढ़े वैसे ही शुरू करते ही उसने बोल दिया कि मैं मुसलमान समीर हूँ। ठीक है, वह बोल पड़ा, अब मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। ठीक है, उसकी आंख भरी आई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नज़र ऊपर उठाई ही नहीं। ठीक है, तो अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था। उसने अगले दिन उस सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था। ना उसके अगले दिन वह दिखा और ना ही अगले फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सका कि मेरे समीर दो आखिर कहाँ गया। कहने का मतलब है कि जब उस समय जब यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, उस समय जब वो एक दिन अखबार बेच रहा था तो मेरठ में कुछ सांप्रदायिक दंगे हो गए थे, मतलब हिंदू मुस्लिम के दंगे हो गए थे। तो सांप्रदायिक दंगे में उसके फैमिली मेरठ में रहते थे तो वहाँ पे बहुत गड़बड़ हो चुकी थी। ठीक है, तो समीर दो जो अखबार बेचता था वो उस दिन के बाद कभी दिखा ही नहीं। ठीक है, जिस दिन से वहाँ पे दंगे हो गए थे। जहाँ समीर एक को अंग्रेज़ी ज़्यादा अच्छी आती थी वहीं समीर दो को हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग है फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाएँ। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो धार्मिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से भी अलग थे। जहाँ समीर एक हिंदू था वहीं समीर दो मुसलमान था। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि ये भी भिन्नता विविधता की पहलू हैं। कहने का मतलब है कि समीर एक बहुत भिन्न थे। एक को अंग्रेज़ी आती थी, एक को हिंदी आती थी, एक बहुत पढ़ा लिखा था, एक पढ़ा लिखा नहीं था। ठीक है, दोनों का धर्म भी अलग था और दोनों का खान पान भी अलग था। लेकिन दोनों का धर्म भी अलग था, सांस्कृतिक भी अलग था। लेकिन दोनों दोस्ती करना चाहते थे इसलिए दोस्ती हुई। ठीक है, दोस्ती करना चाहते थे इसलिए दोस्ती थी। धर्म विभिन्नता की पहलू बहुत सारी है लेकिन अगर हम लोग चाहेंगे कि किसी व्यक्ति से दोस्ती करना या साथ रहना तो रह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे यही बताया गया है। ठीक है, आपकी विविधता अपनी
विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमिया के अलावा समीर एक और समीर दो दोनों अन्य मामलों में एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए समीर एक स्कूल में पढ़ाई की थी और समीर दो अखबार बेचता था। ठीक है, समीर एक तो अखबार बेचता था और समीर दो स्कूल में पढ़ाई किया था। ठीक है, समीर दो को स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला। ठीक है, जो अखबार बेचता था। ठीक है, आपने संभवतः अपने इलाकों में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर, कपड़ा की ज़रूरत भी पूरी नहीं हो पाती है। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है बल्कि यह गैर बराबरी का रूप है। ठीक है, गैर बराबरी कहने का मतलब है, देखो, गैर बराबरी कहने का मतलब है कि कुछ लोगों के पास अवसर ना होना और ना ही ज़मीन या पैसा जैसे संसाधन जो दूसरे के पास है। इसीलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी का कारण है। कहने का मतलब है कि एक के पास बहुत सारे धन है, एक के पास नहीं है, तो ये हम लोग विविधता नहीं कह सकते, इसे कह सकते हैं गैर बराबरी। ठीक है, गैर बराबरी कहने का मतलब कि उसके पास है बहुत सारी चीज़ें, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मतलब एक पूरा धनी है और एक के पास नहीं है, तो इसको हम विविधता नहीं कर सकते। विविधता मतलब होता है एक दूसरे में क्या बोलते हैं, जैसे उसका रंग रूप अलग है तो मेरा रंग रूप अलग है। ठीक है, ऐसा हो सकता है खान पान का। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं जाति व्यवस्था। ठीक है, जाति व्यवस्था असमानता के एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूह में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस तरह का काम करते हैं, लोग किस जाति में पैदा होते हैं, होते हैं, उसे बदला नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गए तो आपकी जाति कुम्हार ही हो जाती है। ठीक है, अगर आप कुम्हार के घर में पैदा लेंगे तो आपका जाति कुम्हार ही हो जाएगा। ठीक है, और आप बस वही बन सकते हैं और आप कुम्हार ही बन सकते थे, पहले यही था। ठीक है, कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता है, इसीलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा होती थी और इसके बारे में हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, तो गैर बराबरी कहने का मतलब है कि जैसे कि जैसे कि मैं मान लीजिए कि कोई ठाकुर है। ठीक है, तो ठाकुर है तो वो बस बाल काटना ही और यही सब करेगा, पहले यही नियम था। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई कुम्हार घर में पैदा लिया तो कुम्हार ही बस बन सकता और कुछ नहीं बन सकता। तो इससे होता क्या था कि जो रईस लोग होते थे, जैसे कि मतलब उच्च जाति के लोग होते थे, वो इन लोग को नीच समझते थे। नीच समझने से गैर बराबरी पैदा होता था, एक दूसरे को सम्मान नहीं देते थे, इन लोग को बहुत नीच समझते थे, तो वही बोला गया है कि गैर बराबरी पैदा होती थी। ठीक है, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। ठीक है, यहाँ पे विविधता हम लोग जो कैसे समृद्ध करती है, जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियाँ होगी जो आपसे बहुत अलग होगी। आपने शायद अपने घर में अलग अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ लोग अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहन कर देखे होंगे और थोड़ी बहुत सारी भाषाएं भी सीखी होंगी। ठीक है, कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। हाँ, उसको पढ़कर आप बहुत ज़्यादा कहानी बनाने के नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानी लिखते हैं वह भिन्न भिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन का कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रह और उन्होंने जानवरों की दोस्ती एवं लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी है। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानी के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे हैं। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोता लगाए, स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों को निकालकर कुछ
निकाल कर कुछ साहसों की कहानियाँ लिखी। कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसने बहुत सारी कहानियाँ लिखी जिसे हमको पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। तो वो कैसे लिखते हैं, एक रियल लाइफ को देख के ही लिखते हैं। जैसे किसी ने स्कूल के बारे में कहानी लिखी, तो किसी ने जंगल में जाके जानवरों की कहानियाँ लिखी। तो जैसा आप लोग देखेंगे वैसा ही कहानियाँ आपके माइंड में आती है, ठीक है। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने आपने सुनी थी, पढ़ी है, ठीक है, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों एक जैसी जगह पर रहना पड़े, ठीक है। मान लीजिए कि वो सभी जितने भी लोग अभी कहानी लिखे हैं, ठीक है, जितना हम लोग पढ़े हैं, वो सभी मान लीजिए कि एक जगह पर हैं, ठीक है, जहाँ केवल दो रंग के कपड़े पहनते हो, लाल एवं सफ़ेद, एक तरह का खाना खाते हो, ठीक है, समान रूप से केवल दो पशु पक्षी को पालते हो, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी का खेल और मनोरंजन करते हो। ऐसी जगह रहकर वह कैसी कहानियाँ लिख पाएंगे। मान लीजिए कि जितने भी अभी हम लोग कहानियाँ पढ़े हैं, सारे राइटर को एक जगह रख दिया जाए, ठीक है, एक जगह ला दिया जाए जिसमें केवल दो ही कलर का कपड़ा पहन सकते हैं, दो ही रंग का कपड़ा पहन सकते हैं, एक होता है लाल, एक होता है सफ़ेद, ठीक है, और वहाँ पे सिंपल सा सादा खाना सबको मिलता हो, और वहाँ पे दो ही तरह का पशु और पक्षी को पाला जाता हो, एक होता है हिरन और एक होता है कौवा, ठीक है, और वहाँ पे एक गेम खेला जाता है सांप और सीढ़ी, मनोरंजन के लिए। तो ऐसी जगह पे रह के कहानियाँ कैसी लिखी जाएगी, इसके लिए आपको सोचना है और हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। तो ये आपका टास्क रहा आज का, इतना याद रखना, और मैं अभी आगे दूंगा लेकिन इतना आपको देना है, इतना याद रखना, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत में विविधता, ठीक है, भारत में विविधता कैसे होती है और भारत में विविधता किस प्रकार से होती है, ठीक है। तो अब हम ये पढ़ेंगे, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से चालू होता है। वो सब तो एक स्टोरी था कि हाँ बच्चा को इस तरह से समझाया जाए, ठीक है, यहाँ से आपका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट चालू होता है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे भारत में विविधता, ठीक है। भारत विविधताओं का देश है, ठीक है, भारत विविधताओं का देश है कहने का मतलब क्यों, ऐसा क्यों है, ठीक है, ये हम लाइन क्यों बोला गया है, ठीक है, भारत विविधताओं का देश है, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं और फिर बताते हैं कि क्यों बोला गया है, ठीक है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं और विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं। देखिए यहीं पे आंसर मिल गया, भारत विविधताओं का देश है। तो कहने का मतलब हमारा विभिन्न भाषाएं बोलते हैं और विभिन्न खान पान खाते हैं। यहाँ पे भी भारत विविधता का देश है कहने का मतलब है कि भारत में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, ठीक है, रहते हैं, और सबका पसंद अलग अलग है, सबकी भाषाएं अलग अलग हैं, और खान पान अलग है, धर्म अलग है, ठीक है। तो वही होता है कि भारत एक विभिन्नताओं का देश है, ठीक है। अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, और भी देखिए आप, और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं, लेकिन गहराई से सोचिए, वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं, ठीक है। हम लोग करते एक ही तरीके का चीज़ है, बस तरीका अलग है सबका, ठीक है। हम विविधता को कैसे समझे, ठीक है। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि हम विविधता को कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। करीब 200 वर्ष पहले, जब रेल, हवाई जहाज़, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं था, तब भी संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज़ में, घोड़ा या ऊँट पर बैठकर या पैदल चलकर, ठीक है। अक्सर यह यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई ज़मीन की तलाश या फिर व्यापार के लिए किया जाता था, सॉरी। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसीलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे, ठीक है। तो पहले बहुत ज़्यादा सुखाड़ और मतलब घर बार छोड़ देते, भूख अकाल के कारण पहले लोग घर बार छोड़ देते थे, जिससे वह मतलब इधर से उधर भटकते रहते थे, ठीक है। जब पेट भर खाना नहीं मिलता था तो वे नई जगह पर जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ लोग युद्ध के कारण घर को छोड़ देते थे, ठीक है। लोग जब नई जगह पर बसना शुरू करते थे तो उनके
रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे, तो कुछ चीज़ें वे पुराने धारे पर ही चलते रहते थे। जैसे कि कहने का मतलब है कि जैसे नया जगह पे जाएंगे तो आपको कुछ नया नया, जैसे गांव से कोई शहर जाएगा तो गांव वाला ही तो नेचर नहीं अपनाएगा, वहाँ पे जाएगा तो कुछ अच्छा सीखेगा, अच्छा खाएगा, अच्छा रहेगा। तो वही कहा गया है यहाँ पे कि जैसे ही लोग नई जगह पे जाते थे तो कुछ नया सीखते थे और कुछ पुराने तजुर्बों को भी वहाँ पे आजमाते थे। ठीक है, इस तरह उनकी भाषाएं, भोजन, संगीत, धर्म में नए और पुराने का मिश्रण होता रहा और उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता रहा और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिलती जुलती संस्कृति उभरी। ठीक है, संस्कृति उभरी, कैसे उभरी यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, इस तरह उनकी भाषा, भोजन, जैसे कि वो एक दूसरे से दूसरे जगह जाते थे और कुछ नए नए सीखते थे, कुछ नए भाषाएं सीखते थे, कुछ नई संस्कृति सीखते थे, कुछ नए संगीत सीखते थे, कुछ नई भोजन, और यही सब का मिश्रण करके, ठीक है, एक मिलती जुलती संस्कृति उभरी। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा गया है। अगर अलग अलग क्षेत्र का इतिहास देखें तो इसमें हम पता चलेगा कि किस तरह से विभिन्न सांस्कृतिक पर सॉरी देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने का योगदान किया है। इस तरह के कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाका में बड़ा फ़र्क है। केवल वहाँ के लोगों के कपड़े और खान पान की आदतों में फ़र्क बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वह भी अलग अलग होंगे। शहर में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनकी भौगोलिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरल ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं, वे इन चीज़ों के लिए बाज़ार पर ही निर्भर रहते हैं। कहने का मतलब है कि शहर में जितने भी लोग होते हैं वो सब्जी या अनाज पे बाज़ार पर ही निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो खेती तो नहीं शहर के लोग करते हैं, वो सारे बाज़ार से ही खरीदते हैं, अनाज सब्जी खरीदते हैं और खाते हैं, मतलब बाज़ार पर ही पूरी तरह से निर्भर रहते हैं। ठीक है, आइए भारत के दो भागों को देखें। लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किस क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो ये हुआ हमारा लद्दाख। ठीक है, लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीने में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। लद्दाख में जो होता है पीने के पानी के लिए लोग बर्फ़ जो पिघलता है उस पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, सोच सकते हैं वहाँ पे कितनी परेशानियाँ होगी। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं। ठीक है, यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं जिसमें पश्मीना ऊन मिलती है। यह ऊन कीमती है। पश्मीना ऊन जो लद्दाख में पाया जाता है, याद कर लीजिएगा, मीना। ठीक है, पश्मीना ऊन जो बहुत ही लद्दाख में पाया जाता है और जो बहुत ही कीमती होता है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शाल बुनी जाती है। ठीक है, यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय और बकरियां और याक होती है। ठीक है, रेगिस्तान होने का मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए।
लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना जाता है, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजर कर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते हैं जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ठीक है, ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चे रेशम, दरिया आदि लेकर चले जाते हैं। ठीक है, लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचता है। ठीक है, ये क्वेश्चन याद, लद्दाख के रास्ते बौद्ध धर्म ही तिब्बत पहुंचता है। ठीक है, लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। लद्दाख को अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि लद्दाख को छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है, तो आप लिखोगे लद्दाख को। ठीक है, याद रखना। करीब 400 साल पहले वहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। करीब 400 साल पहले वहाँ पे लोगों को इस्लाम धर्म से परिचय हुआ, और अब वो यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। अब तिब्बत में अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाखों में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है, ये याद रखिएगा। अगर एग्जाम में आता है कि तिब्बत का ग्रंथ से केसर सागा लद्दाख कहाँ प्रचलित है, तो केसर सागा लद्दाख में बहुत प्रचलित है। ठीक है, उसके स्थानीय रूप से मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उसका नाटक खेलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब हम लोग पढ़ेंगे केरल के बारे में। ठीक है, केरल भारत के दक्षिण, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए केरल। अब देखते हैं हम लोग केरल के बारे में। ठीक है, तो केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ एक राज्य है। ठीक है, यहाँ यह एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ पहाड़ियों से। ठीक है, इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले और काली मिर्च, लौंग आदि उपजाए जाते हैं। ठीक है, इतना याद रखना, ये पहाड़ियों पर काली मिर्च, लौंग और इलायची उपजाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारी के लिए बहुत अधिक आकर्षक बना है। ठीक है, इन मसालों के लिए लोग इस क्षेत्र को बहुत ज़्यादा व्यापार के लिए फेमस है। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापार केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे, और भारत में ईसा धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। ठीक है, भारत में ईसा धर्म को लाने का श्रेय किसे जाता है? इतना याद रखना, भारत में ईसा धर्म को लाने का श्रेय किसे जाता है? संत थॉमस। ठीक है, थॉमस, ये याद रखना, आप लोग ने याद रखना। ठीक है, अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूत ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमान के जीवन का विवरण देखते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की यह बड़ी इज्जत थी, यहाँ बहुत इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। ठीक है, वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो समझो वास्को डी गामा भारत पहुँचे पानी के जहाज से, तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। ये याद रखना, अगर क्वेश्चन आता है कि ठीक है पुर्तगालियों को कैसे पता चला, ठीक है, पुर्तगालियों को किसने बताया कि यूरोप से भारत तक की समुद्री रास्ता यहाँ से यहाँ तक की है, रास्ता जाने की है, वास्को डी गामा ने। कौन बताया? तो वास्को डी गामा ने। ठीक है, इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लिए विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, ठीक है, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध धर्म शामिल है। ठीक है, चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीनी वाला कहते
कहते हैं, ठीक है, चीना वाला कहते हैं, ठीक है। जो मछली पकड़ने के लिए केरल में यूज़ किया गया वह चीन से हुबहू मिलता हुआ जाल था, ठीक है। उसे कहा गया, उसे चीन में क्या कहा जाता था, चीना वाला कहते थे, ठीक है। तलने के लिए लोगों बर्तन का इस्तेमाल करते थे, उन्हें उसे चीना चट्टी कहते थे। और चीन शब्द इस बात की और इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उत्पत्ति उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है, और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं, ठीक है, केरल के लोग। जब केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थिति एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं हम यह भी देखेंगे कि दोनों क्षेत्र के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्र में चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया था। जहां केरल की भौगोलिक स्थिति के मामलों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख के विशेष भौगोलिक स्थिति और उन व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है, ठीक है। किसी भी जगह का, जैसे केरल और लद्दाख के बारे में पढ़े तो दोनों का यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों का इतिहास बहुत ही अलग है, ठीक है। दोनों का इतिहास बहुत ही अलग है और दोनों पे अलग अलग तरह के चीज़ें होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ सेम है कि दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया था, ठीक है। दोनों से चीन और अरब से ही आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया था। विविध संस्कृति का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हमें पहुंचते हैं। ठीक इस तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं, ठीक है। विविधता में एकता, अब हम लोग पढ़ेंगे विविधता में एकता कैसे है, ठीक है। भारत में विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया। भारत में विविधता और अनेकता को उसकी ताकत माना गया है, ठीक है, ताकत का स्रोत माना गया। जब अंग्रेज़ों का भारत पर राज था तब विभिन्न धर्म और भाषा क्षेत्र के महिलाएं और पुरुषों ने अंग्रेज के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेश के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया और इकट्ठे जेल गए और अंग्रेज़ों का अलग अलग तरीक़ों से विरोध किया। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मतलब वो लोग सोचते थे कि जैसे हम लोग अभी फूट डाल देते हैं इन लोगों में, ठीक है, भारत के लोगों में फूट डाल देते हैं। जब वो हम लोग पे पहले जब अंग्रेज़ आज़ाद करते थे, जब महात्मा गांधी से पहले जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले जब अंग्रेज़ों हम लोग पे शासन करते थे, तब वो लोग हम लोग पे फूट डालने के लिए कोशिश कर रहे थे कि क्योंकि हम लोग में बहुत सारे विविधता है, ठीक है। विविधता कहने का मतलब विविध धर्म के लोग रहते हैं, तो वो सोचते थे कि फुट डाल देंगे तो इन लोग साथ नहीं रह पाएंगे, ठीक है, और उनका राज्य चलता रहे, ठीक है। मगर लोगों ने यह दिखा दिया कि वे एक दूसरे के चाहे कितने भी भिन्न हो, वो दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हो, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब साथ रहेंगे। कहने का मतलब है कि जब भी आप देखो, जब भी अगर
कोई हमारे सिपाही शहीद होते हैं, चाहे जो भी हिंदू हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सब हम लोग साथ में मिलकर उन लोगों के लिए प्रे करते हैं, चाहे उन लोग का हमेशा साथ। अभी मान लो कि अगर इंडिया में युद्ध हो जाए और हम लोग को अगर सपोर्ट करना रहे तो क्या हम लोग ये सोचेंगे? नहीं, हिंदू या मुस्लिम कोई सोचेगा? नहीं, सब सपोर्ट करेगा। तो ये है कि हम लोग में विविधता में एकता बहुत ज़्यादा है। और ये जो अंग्रेज़ हम लोग को फूट डालने की कोशिश कर रहे थे, ये उन लोग का मतलब पॉसिबल नहीं हो पाया था उस समय, ठीक है, यही था। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड, यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे ये, ठीक है, यह गीत अमृतसर में हुए। देखिए कि यहाँ पे गीत है, ठीक है, यहाँ पे एक गीत है, दिन खून के हमारे प्यार ना भूल जाना, खुशियों में मैं अपनी हम पर आंसू बहा के जाना, ठीक है। तो यहाँ पे एक कविता है जो यह गीत अमृतसर में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड कांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों को खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू मुस्लिम एवं सिख ईसाई इतने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत से लोगों की जान गई और उससे भी ज़्यादा लोग घायल हुए। यह गीत उन शहीदों के लिए गाया गया है। कहने का मतलब है कि एक दिन जब जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, वहाँ पे एक ब्रिटिश जनरल था, ठीक है। तो लोग वहाँ पे बहुत सारे लोग, हिंदू हुआ, मुस्लिम हुआ और सिख हुए, ईसाई हुए, महिला हुआ, पुरुष हुआ, सब लोग बैठ के शांतिपूर्वक सभा कर रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पे एक ब्रिटिश जनरल ने आदेश दे दिया कि इन सभी पर गोलियाबारी कर दी जाए, ठीक है। तो उन लोग पे गोलीबारी की, उसमें से बहुत सारे लोग घायल हो गए और बहुत सारे लोग मर गए, ठीक है। ये मतलब बहुत ही ज़्यादा, क्या बोल सकते हैं यार, ऐसे कैसे कोई कर सकता है। कोई नहीं, हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चित्र विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडा की कहानी जानते हैं? क्या आप भारतीय झंडा की कहानी जानते हैं? कब बना, किसने लिखा, कब भारतीय झंडा बना और किसने बनाया, उसे कब फहराया गया? अगर नहीं जानते तो मैं एक शॉर्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि क्या भारतीय झंडे की कहानी के सारा, कि किसने बनाया और कब इसको फहराया गया सबसे फर्स्ट टाइम, ठीक है। स्वतंत्र संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई। इस झंडे को सारे भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया। जो हमारा अभी तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज है, इसको लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा था कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथा को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू जी ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी एक भारतीय एकता का ही अभिव्यक्ति है। राष्ट्रीय गान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, अपने शब्दों में लिखे। राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, इतना याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, इतना याद रखना, ये नहीं कि ये भूल जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो ये हुआ आपका, यहाँ पे समाप्त होता है। तो एक और लास्ट बचा हुआ, यहाँ पे अभी कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर आपको खुद लिखना पड़ेगा और लिख के हमें आप ऐसा कर सकते हो कि अपने से लिखो। और जैसे देखो, इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है, मैं बस ये बता देता हूँ, ठीक है। आप अपने इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाइए। ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। आपके विचार में भारत की समृद्ध एवं आपके विचार में भारत की समृद्ध एवं
समृद्ध एवं विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती, ये आप लिख सकते हो। आपके अनुसार एकता में अनेकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है। भारत की खोज की किताब से लिए गए इस वाक्यांश में नेहरू भारत की एकता के बारे में ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। जालियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर लिखे गए गान और उस पंक्तियों का जानिए और वो जानिए जो आपके अनुसार भारत की एकता को निश्चित रूप से झलकाती, ये आप लिख सकते हो। इसमें बस ये लिखना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, ठीक है, इतना लिखना, ठीक है। लद्दाख एवं केरल की तरह भारत का कोई एक ऐसा क्षेत्र चुनिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे आपका एक और एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है करना और बाकी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है करना। तो इतना ही था इस फर्स्ट चैप्टर में। और मैं इसका कुछ नोट्स है जो मैं आपको टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो भाई अगर देखिए मेरा फर्स्ट वीडियो है तो कहीं कहीं मैंने बहुत सारी मिस्टेक की है, तो जिसके लिए मैं आप लोग से तहे दिल से सॉरी करता हूँ। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो था तो आगे से नहीं होगा, और मैं अभी शुरू ही किया हूँ ये चीज़, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है यार। अगर आप ही बच्चे से अगर हम शुरू पढ़ाई करने जाते हैं तो हम डायरेक्ट सीख नहीं जाते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ गलती होगा तो दोस्तों माफ़ कर देना, और इसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगला वीडियो इस चैप्टर का सेकंड रहेगा, और बोलोगे तो मैं इसका नोट्स भी आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। मैं खुद बनाया हूँ, और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका एक शॉर्ट वीडियो मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें इसी चैनल पे अपलोड किया जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड अच्छे से रहिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिए मन लगा के।